तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अगर आप लोगों ने रश्मि रति पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी तो रश्मि रति में अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास उसको समझाने के लिए कि आप केवल 5 गांव दे दो, बाकी फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारे लोग प्यार से रहेंगे अपनी अपनी जगहों पे, तो दुर्योधन जो है वो 5 गांव भी नहीं देता। और कहा जाता है इसमें जो एक लाइन आती है रश्मि रति में जो लिखा है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। और आखिरी की जो लाइन है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी आप चाहे जितने जहन दिमागी हो, आपका सारा चीज़, सारी दिमाग, सोचने समझने की क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन जब आपका विनाश, आपका नाश आपके सामने आएगा तो आपकी बुद्धि ऐसी फिरेगी, आपका विवेक ऐसा काम करना बंद करेगा कि आपका कब पतन हो जाएगा आप जान ही नहीं पाएंगे। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका भविष्य इतना उज्ज्वल था, जिसकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी होने वाली थी, लेकिन एक छोटी सी गलती और पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के बर्रा इलाके से। इसी बर्रा इलाके में एक परिवार रहा करता। परिवार के जो मुखिया थे नरेंद्र कुमार, ये पेशे से एक धुलाई सेंटर था, यानी जहाँ पे गाड़ी वगैरह धुली जाती है, उसी धुलाई सेंटर पे ये काम करते। परिवार में टोटल 4 लोग, नरेंद्र कुमार, इनकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी जिसका नाम था हंसिका। हंसिका पढ़ने लिखने में शुरू से इतनी होशियार थी, इतनी होनहार, इतनी होशियार थी कि जब इसने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया तो हाई स्कूल में भी लगभग 90% आए। इंटर यानी 12th का जब एग्ज़ाम दिया तो 12th में भी इसके लगभग उतने ही आए। तो जब इतने अच्छे नंबर आ रहे थे तो परिवार वालों को भी लगा कि कम से कम बेटी पढ़ने लिखने में अच्छी है, ये कुछ कर लेगी, बढ़िया नौकरी पा जाएगी, परिवार की मुफलिसी, परिवार की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, परिवार का नाम हो जाएगा। तो जैसे इसके 12th में इतने अच्छे नंबर आए तो फिर पिता ने कहा कि तुम तैयारी वगैरह कर लो। हंसिका भी कहती है कि ठीक है, मेरा भी मन है। अब चूँकि ये मैथ्स ली थी, यानी मैथमेटिक्स से थी, इसलिए इसने फिर आईआईटी का सपना देखा और आईआईटी की ही तैयारी शुरू कर दी। संयोग से ये लोग कानपुर के ही थे, तो आमतौर पे जो तैयारी होती है या तो कोटा हो या तो कानपुर, तो कानपुर के ही थे तो फिर कहीं जाना नहीं पड़ा। लिहाजा जो हंसिका थी वो इसे कानपुर से रह के अपने आईआईटी की तैयारी करने लगी। अब 12th हो ही चुका था, दिन भर घर पे रहती, जब कोचिंग का टाइम होता तो कोचिंग चली जाती, पढ़ के लौट आती। 1 साल तक इसने कड़ी मेहनत, कड़ी लगन के साथ तैयारी की। तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम दिया इसने जेईई मेंस का, तो संजोग से इसके अच्छे नंबर, इसकी अच्छी रैंक आई। इस वजह से जब इसने काउंसलिंग कराई तो इसको आईआईटी रुड़की मिल गया। अब जब आईआईटी रुड़की मिला तो एक तरह से पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खासकर जो इस फील्ड में होंगे वो जानते होंगे कि आईआईटी रुड़की मिलने का क्या मतलब है। कम से कम अगर उसका पैकेज लगता तो 10 लाख के ऊपर का। अब आईआईटी रुड़की मिल गया। पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदार में, पूरे मोहल्ले में हंसिका के नाम की एक तरह से गूंज हो गई कि हंसिका पढ़ने में इतनी अच्छी, इतना अच्छा नंबर लाया, उसे आईआईटी रुड़की मिल गई। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई एकदम। हंसिका की जो घर में वैल्यू थी वो भी बढ़ गई। हंसिका अपने मन की अब जो भी करना चाहती करती, जो खाना होता घर वाले चाहे जैसे लाते, कुछ खरीदना होता तो खरीदते। ऐसे ही किसी काम से 4 अगस्त को हंसिका अपने घर से निकलती है। घर से निकलती है, निकलने के बाद परिवार वालों को लगा कि ये 1 साल पढ़ाई की, ये बोर हो गई होगी, तो अब निकली अपना घूम घाम के आएगी। परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते। घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, हंसिका आती नहीं। अब लगभग जब 2 घंटे बीत गए, हंसिका आई नहीं, तो माँ को तो टेंशन हो गई कि 2 घंटे हो गए, अब तक ये आई नहीं, इतनी देर में आ जाना चाहिए था। अब देखते देखते 3 घंटे बीत गए, अभी तक नहीं आई। शाम हो गई, शाम के लगभग 7 बज गए। 7 बजने के बाद जो नरेंद्र कुमार थे वो भी आ जाते अपने काम से। अब एक तरफ माँ छुपा भी रही कि बताऊं कि ना बताऊं, कहीं गुस्सा ना हो जाए। साथ ही अब बताना भी था कि 3-4 घंटे से गई है, आई नहीं। इतने में पिता ने पूछा भी कि कहाँ है। माँ ने बताया। अब पिता भी परेशान, फ़ोन करने की कोशिश हुई, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ तो माँ पिता दोनों परेशान। इधर उधर दोस्तों से पता किया, आसपास के लोगों से पता किया, जहाँ जगह हंसिका जाती थी उन सारे लोगों से पूछा, लेकिन हंसिका का कुछ भी पता नहीं।
देखते ही देखते रात हो गई। रात के लगभग 10 बज गए। हंसिका अभी तक गायब है। हंसिका का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ है। बार बार फ़ोन किया जा रहा तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा। जहाँ जहाँ पूछ सकते थे परिवार वालों ने वहाँ वहाँ पूछ लिया। जहाँ जगह हंसिका कभी जाती थी हर उस जगह पे छानबीन कर ली। हंसिका का कुछ भी कहीं से पता नहीं। अब पूरे परिवार वाले, खासकर जो माता पिता थे, दोनों सर पे हाथ रख के बैठे हैं कि बेटी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इतनी ही देर में लगभग रात के 10:30 बज रहे होंगे। जो पिता थे नरेंद्र कुमार, इनके मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। अब मैसेज आता है तो अपना व्हाट्सएप खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि ये जो मैसेज है ये हंसिका के ही मोबाइल से आया है। अब जैसे ही ये चीज़ कि बेटी इधर 5 घंटे से गायब, 5 घंटे बाद उसने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया। फ़ौरन मैसेज ओपन करते हैं। अब जैसे ही ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कोई वीडियो आया है, साथ ही कोई ऑडियो क्लिप है। फ़ौरन वीडियो को खोला गया। अब जैसे ही वीडियो खोलते हैं तो वीडियो में जो कुछ था उसे देखने के बाद माँ बाप का एक तरह से कलेजा दहल जाता है। दरअसल उस वीडियो में जो हंसिका है एक कुर्सी पे, एक चेयर पे बंधी बैठाई गई है। उसको किसी ने बैठा के बांधा है। पूरा पसीने से तरबतर थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको बुरी तरह मारा हो, पीटा हो, टॉर्चर किया हो। साथ ही उसके साथ एक मैसेज था उस पूरी वीडियो क्लिप के साथ कि अगर अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा चाहते हो तो 10 लाख रुपए अपनी ही बेटी के अकाउंट में डाल दो, मैं उससे कह के निकलवा लूँगा। और जब डाल दोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। और अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं डालते हो तो बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। अब ये वीडियो साथ ही ऑडियो पिता माँ दोनों लोग देखते हैं। देखने के बाद एकदम बदहवास। अब क्या करें। ऐसा भी नहीं था कि बहुत करोड़पति लोग थे या फिर लखपति इंसान थे कि 10 लाख की बात है फ़ौरन दे के बेटी लेके आओ। एक आदमी जो साफ़ सफाई का काम करता हो किसी दुकान पे, वो 10 लाख रुपए 3 दिन के अंदर लाएगा कहाँ से। पिता ये वीडियो देखता है, उसका कलेजा फट गया। माँ का इधर रो रो के बुरा हाल कि जवान लड़की घर से गायब, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, किडनैप हो गई, क्या करें। भाई भी इधर परेशान। उसके बाद फिर फ़ोन करने की फिर कोशिश हुई कि चलो बात करते हैं, जो भी किडनैपर है उनसे कुछ डील करते हैं, समझौता करते हैं। फ़ोन फिर स्विच ऑफ है। अब इधर एक मैसेज आया, उसके बाद फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गया। व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल जो भी कर रहे हैं कुछ लग नहीं रहा। माँ पिता दोनों लोग परेशान। रातों की नींद उड़ गई, क्या करें। इसी उधेड़बुन में कि क्या करें, लगभग रात के 2 बज गए। पिता को ये पता था कि 10 लाख रुपए 3 दिन में मैनेज तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फिर इन्होंने एक काम किया कि अब चलते हैं पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। लिहाजा अब लगभग रात के 2:30 बजे जो पिता था नरेंद्र कुमार, वो थाने जाता है। जाने के बाद पूरा वाकया बताता है कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और साथ ही इतने रुपए मांग रहा। अब रात के 2:30 बजे ऐसी कंप्लेन, पुलिस वालों की भी नींद उड़ी कि ये क्या मामला है, कौन हो गया जो कि ऐसे ही इलाके में किडनैप कर ले रहा। फिर पूछते हैं कि बेटी कहाँ गई थी, कहाँ से किडनैप हुई। तो फिर बताते हैं कि बेटी किसी काम से निकली थी, फिर अचानक से गायब। 10 बजे ये वीडियो आया। अच्छा, हैरानी की बात ये थी कि जो वीडियो आया वो वीडियो भी उसी लड़की के ही मोबाइल से आया। पुलिस वालों ने भी वीडियो देखा, उसमें भी दिख रहा कि लड़की बंधी है कुर्सी पे, पसीने से तरबतर है, कपड़े अस्त व्यस्त। पुलिस वालों को भी लग गया कि ये मामला जो है ये संगीन है। इधर पिता को समझा बुझा के घर भेजा गया कि आप जाइए, हम खोज लेंगे। जो डिटेल वगैरह चाहिए थी वो ले ली। अब एक माँ जो होती है उसका कलेजा क्या होता है उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। पिता ने भले ही कंप्लेन की, लेकिन माँ कह रही कि चाहे जो करो, पैसे की जुगाड़ करो, पैसे की व्यवस्था करो, पुलिस वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, क्या पता हमारी बेटी को मार दें, इसलिए पैसे का जुगाड़ करके मेरी बेटी को लेके आओ। पिता को भी लगा कि हाँ, अगर हम पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं तो क्या पता हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दें। तो पिता भी अब अगले दिन सुबह होते ही निकल जाता है पैसे की व्यवस्था करने। और इतनी ही देर में जो भाई है उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है। भाई के मोबाइल पे फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली हंसिका ही होती है। फ़ोन उठाता है। बेहद घबराई आवाज़ में सामने से हंसिका बोलती है कि क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था हुई। अब जैसे ये बात पूछते है तो भाई कहता है कि पैसे की व्यवस्था करने पापा गए हैं और सोमवार तक कर देंगे। उसके बाद जो बहन है हंसिका, वो रोने लगती है। रोने के साथ साथ कहती है कि भैया प्लीज़ चाहे जैसे करके पैसे की व्यवस्था करा दो। ये लोग मुझे इतना मार रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, और अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे मैं आपको बता भी नहीं सकती।
इतना कहने के बाद फिर हंसिका रोने लगती है। बहन की रोने की आवाज़ सुन के भाई का भी कलेजा फटा। फ़ौरन माँ फ़ोन ले लेती है, लेकिन तब तक फ़ोन कट कर दिया गया। अब ऐसी हालत जब भाई के मुंह से माँ सुनती है तो फ़ौरन जो माँ थी वो बेचारी बेहोश हो जाती है, गिर जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इधर पिता अपने गांव में जाता है, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से जितने भी हो सकते थे उतने रुपए मांगता है और शाम को 5 लाख रुपए लेके आता है। 5 लाख रुपए लेके आता है। उसके बाद फिर अभी 5 लाख रुपए और एक दिन का टाइम था। पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मैनेज हो। क्योंकि जहाँ जहाँ से मिल सकता था हर उस जगह से तो पिता ने 5 लाख रुपए ले लिए। अब कहाँ से लाए? पिता बेचारा एकदम दिल पकड़ के बैठ गया। माँ का भी इधर कलेजा फट रहा, लेकिन इसी बीच एक और फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली फिर से हंसिका ही होती है। हंसिका फिर कहती है कि माँ कहाँ है। पता चलता है कि माँ बीमार है, बेहोश हैं, उनका इलाज चल रहा। उसके बाद फिर अपने पिता से कहती है कि पापा 5 लाख रुपए और जुगाड़ कर लो, क्योंकि जब पिता ने बताया कि 5 लाख हो गए हैं, बाकी मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे बेच देंगे, मुझे मार डालेंगे। यानी तमाम तरीके की वो दरिंदगी, तमाम तरीके की वो चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, हर वो चीज़ वो लड़की बता रही थी कि आप जल्द से जल्द पैसे डाल दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे जिसकी कल्पना शायद आपने और मैंने दोनों ने नहीं की है। पिता सुनता है, सुनने के बाद बेचारा रोने लगता है। रोने के बाद फिर जाता है कि अब कहाँ से व्यवस्था करें। घर से लेके गहने तक सारी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा कि चाहे जहाँ से पैसे मिल जाएं। लेकिन इधर जब पुलिस कंप्लेंट की थी तो पुलिस वालों ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। सबसे पहले पुलिस वालों ने नंबर चेक किया तो पता चला ये नंबर उस लड़की का ही। उसके बाद फिर उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो लास्ट लोकेशन थी वो तो कानपुर थी। पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ कुछ मिलता नहीं। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ था, तो फिर जब फ़ोन स्विच ऑफ है, सिम निकाल दिया गया, तो फिर लोकेशन कैसे ट्रैक हो। अब पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इधर समय घटता जा रहा कि 3 ही दिन का टाइम है। लिहाजा पुलिस वाले भी अब 5 टीमें बनाते हैं। एक टीम टेक्निकल होती है, एक क्राइम ब्रांच होती है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग 5 टीमें बनती हैं। और 5 टीमों को यही कहा गया, जो वहाँ के एसपी थे, उन्होंने कहा कि सारे केसों को छोड़ो और इस केस को सुलझाओ, क्योंकि एक लड़की है और वो खतरे में है, उसको बचाया जा सकता है। फिर क्या था, पुलिस वालों ने अलग अलग टीमें जो बनी थी, सब ने अपने अपने हिसाब से जांच पड़ताल शुरू की। जो टेक्निकल टीम थी उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, साथ ही जो पुलिस की टीम थी उसने फिर पूछताछ शुरू की उस लड़की के दोस्तों से, साथ ही अलग अलग चीज़ों से। जो क्राइम ब्रांच थी उसने फिर उस लड़की के बैकग्राउंड को खंगाला, और जब बैकग्राउंड को खंगाल रहे थे उसके व्हाट्सएप को चेक किया गया, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक किया गया, तो सारी चीज़ें तो ठीक मिली, लेकिन उसकी जो लास्ट पोस्ट थी वो कहीं ना कहीं डाउटफुल थी। दरअसल गायब होने के कुछ ही टाइम पहले इस लड़की ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और इस पोस्ट में एक लड़का दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही लड़का दिखा तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, इस लड़के से बातचीत करते हैं, क्या पता कुछ क्लू मिल जाए। पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि जब से ये लड़की गायब है तब से ये लड़का भी गायब है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जब से लड़की गायब तब से लड़का भी गायब, या तो फिर इन दोनों को किडनैप किया गया। लेकिन अगर इन दोनों को किडनैप किया गया तो लड़के के घर वालों के पास भी तो फिरौती की रकम मांगी जानी चाहिए ना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर क्या था? जब ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों की जो शक की सुई है कहीं ना कहीं उस लड़के के ऊपर घूम गई। अब जब पुलिस की शक की सुई उस लड़की के ऊपर घूमी तो घूमने के बाद फिर पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया कि लड़की कहाँ गई थी, कहाँ से गायब हुई, कहाँ तक जा रही थी, किस कैमरे में कैद हुई, उसके बाद कैद होना बंद हो गई। तो जब ये तमाम चीज़ें चेक की गई तो संजोग से जिस टाइम ये गायब हुई उस टाइम भी इसकी जो लोकेशन थी उसी लड़के के साथ थी। यानी ये और वो लड़का दोनों एक कैमरे में साथ ही दिख रहे थे, वो भी पैदल चलते हुए। अब पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो इस मामले में ये लड़का ज़रूर कुछ जानता है। फिर क्या था, अब तक जो नंबर इस लड़की का सर्विलांस पे लगा था, अब इस लड़के का भी नंबर सर्विलांस पे लग गया। लड़की का फ़ोन तो स्विच ऑफ था, लेकिन लड़के का जो फ़ोन है वो स्विच ऑन। लोकेशन अब ट्रैक की जाने लगी। इसी दौरान एक लोकेशन लखनऊ की मिली। इससे पहले कि अब लखनऊ पहुँचते जो लोकेशन थी वो बस्ती पहुँच गई, यानी लोकेशन भी अब शिफ्ट हो रही। और इसी दौरान लड़की के अकाउंट से 1000 रुपये भी निकाले गए। अब निकाले गए तो ये भी पता चला
तब कहीं ना कहीं पुलिस वालों की जो शक की सुई थी किसी और ही दिशा में चली गई। अंत में सारी चीज़ें जीरो इन करते करते इस लड़की को बरामद किया गया, साथ ही उस लड़के को भी गिरफ्तार किया गया बस्ती के एक होटल से। बस्ती के इस होटल से जब गिरफ्तार किया गया, दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बैठे हुए थे। वहाँ से जब बरामद किया गया, बरामद करने के बाद दोनों को लाया गया, तो लाने के बाद फिर सवाल यही था कि जब लड़की किडनैप हो गई थी, इसका अपहरण हुआ था, तो ये आराम से एक होटल के कमरे में बैठी क्यों थी? बस इसी सवाल का जवाब जब पुलिस वालों ने ढूंढा तो जो कहानी निकल के सामने आई, वो कहानी अपने आप में बेहद शर्मनाक भी थी, बेहद खौफनाक भी थी। दरअसल ये लड़की जब तैयारी करने के लिए कोचिंग जाती थी, तो इसी दौरान इसकी एक लड़के से मुलाकात हो गई जिसका नाम था राज सिंह। राज एक यूट्यूबर, यानी यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालता, लेकिन उस हिसाब से न इसके व्यूज़ थे, न इस हिसाब से इसके सब्सक्राइबर। तो वीडियो डालता भले था, लेकिन ना कमाई हो रही थी ना कुछ। फिर भी इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, देखते देखते दोनों के बीच प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। किस्मत का खेल कि दोनों ही 18+, तो इन्होंने फिर कोर्ट मैरिज कर ली 22 मई साल 2023, यानी इसी साल के मई महीने में। अब कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब कोर्ट मैरिज करने के बाद भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो जो हंसिका थी, इसने सोचा कि अब शादी हो गई है तो मैं अपने ससुराल क्यों नहीं। फिर इसने अपने बॉयफ्रेंड राज से कहा कि ये शादी है और तुम मुझे लेके नहीं चल रहे। तो राज कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम्हें लाने का मतलब एक बीवी की जिम्मेदारी, उसका खर्चा उठाना, शादी करना, ये सारी चीज़ें आम बात थोड़ी ना है, और जब तक पैसे नहीं होते तुम वहीं रहो। अब राज ने तो इतना कह दिया, लेकिन जो हंसिका है वो एकदम जिद पे अड़ जाती है, कहती है कि पैसे चाहिए, चाहे जैसे करो, मुझे नहीं मतलब, अपने साथ रखो। अब जैसे ही हंसिका कहती है तो राज कहता है कि एक काम करो, तुम ही पैसे लेके आ जाओ। लेकिन इसे भी पता था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। फिर इन दोनों ने काफ़ी टाइम तक सोचा कि क्या करें जिससे पैसे आ जाएं और फिर हम दोनों साथ रहें। तो फिर जब कोई तरीका समझ नहीं आया, तो फिर इन दोनों ने अपने ही किडनैपिंग की, यानी इस लड़की ने, हंसिका ने अपने ही किडनैपिंग की एक खौफनाक साजिश रखी। ये शाम को निकलती है 4 अगस्त को। निकलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के रूम पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने आप को रस्सी से बंधवाती है, खुद के ऊपर 15 मिनट तक पंखा बंद करके एक एक्सपेरिमेंट करवाती है ताकि पसीने वगैरह हो जाए। उसके बाद एक गर्मी से लथपथ बाल वगैरह इसने उजाड़ लिए। उसके बाद फिर ये वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इसको जो है मेरे पापा के व्हाट्सएप पे भेजो। साथ ही एक, चूँकि ये IIT रुड़की जैसी संस्था में इसका एडमिशन होने वाला था, तो टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी खासी जानती थी, इसलिए फिर इसने कंप्यूटराइज वॉइस चेंजर का सहारा लिया। उस वॉइस चेंजर से अब राज को कहा कि तुम अब इसमें अपनी आवाज़ से धमकी दो। राज अपनी आवाज़ में बोलता गया, जो वॉइस चेंजर था वो उस आवाज़ को बदलता गया और फिर एक धमकी भरी खौफनाक आवाज़ पहुंचती है और बाप जो है वो डरता है। लगातार ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर से उधर भटकती रही, इधर से उधर घूमती रही, लेकिन अब कहीं भी रहने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए फिर अंत में इसने लखनऊ से अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए भी निकाले, माफ़ कीजिएगा 1000। और इससे पहले कि FD इसके पिता ने इसके नाम करवाई थी लगभग 3 लाख की। 3 लाख रुपए भी इसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर खर्च कर लिए। अच्छा, ये राज जो था, ऐसा भी नहीं था कि राज जो है वो भी बहुत अच्छा है। साल 2020 में एक चोरी के मामले में ये जेल जा चुका है। साथ ही अपने भाई के साथ, इसका भाई भी एक हिस्ट्री सीटर है जिसका नाम है पनकी, उसके साथ एक लूट की वारदात को इसने अंजाम दिया है। यानी पुलिस की नज़रों में जो राज सिंह है पहले से हिस्ट्री सीटर, और ऐसे हिस्ट्री सीटर के साथ ये लड़की प्यार करती है। प्यार करने के साथ फिर अपने घर वालों के सामने ही ऐसा गंदा खेल रचती है। अब पुलिस वाले जब गिरफ्तार करके इन दोनों को लाते हैं, लाने के बाद जब जेल डालते हैं और जब मीडिया पहुंचती है पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इस पर ये लड़की इतनी बेशर्मी के साथ कहती है कि मेरा परिवार है, मैं चाहे जो करूं, तुमसे क्या। यानी अभी भी ना इसको आत्मग्लानि है, ना इसको ये है कि मुझसे गलती हुई, अभी भी वही बातें बोल रही। जब इसको जेल डाला गया और लड़की को अलग और लड़के को अलग, तो इन दोनों की यही डिमांड थी कि हम दोनों को एक साथ रखा जाए। यानी हद लेवल की बेशर्मी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। एक लड़की, जिसका मैंने शुरू में कहा, जिसका भविष्य इतना उज्जवल था कि IIT रुड़की में पढ़ती, अच्छा खासा इसका पैकेज लगता, उसके बाद चाहे शादी करती चाहे भाग जाती, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन 4 साल का बेटक इससे शायद हो नहीं पाया। ये उससे पहले ही चाह रही थी कि बॉयफ्रेंड के साथ रहूं, बल्कि ये 4 साल बाद रहती तो बात ही क्या थी। लेकिन जिसकी जैसी किस्मत उसकी वैसी बुद्धि।
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे उनको भारत रत्न मिला क्यों था। तो दरअसल जो अब्दुल गफ्फार खान जी हैं वो बलूचिस्तान और जो सीमा प्रांत है यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर थे। गांधी जी की तरह ये भी अहिंसा में विश्वास रखते थे, बल्कि इनके जो दादा थे वो थोड़ा सा लड़ाकू किस्म के थे। उनको जब इन्होंने अंग्रेज़ सरकार से इनके दादा ने लोहा लिया तो उनको फिर सजाए मौत भी मिली थी। लेकिन इसके विपरीत ये जो थे बेहद शांत स्वभाव के थे, इसी वजह से इनको फिर भारत रत्न मिला था। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो है जयप्रकाश जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, साथ ही बैजनाथ पटेल जी हैं, संदीप पटेल जी हैं, बजरंगलाल जी हैं, जूजर मैनेजर जी हैं, मुंबई से सोनू सिंह जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आमतौर पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात होती है, तो जब उनकी फैमिली की बात होती है तो दो चीज़ें बहुत चर्चा में होती हैं। एक उनकी बीवी यानी उनकी पत्नी, और एक उनकी माँ जिनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन पिता जो है उनका कभी जिक्र ही नहीं होता। तो पिता का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरा सवाल भी यही है कि क्या आप मोदी जी के फादर का नाम यानी उनके पिता का नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, कल मैं बता दूंगा। तो आपसे शायद कल, और कल अगर शायद नहीं हूँ तो कल चूँकि कहीं जाना है, तो आपसे परसों मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।